सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकेडीफाई कॉमर्स एंड आज है हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने सब्जेक्ट उठाया है फॉरेन ट्रेड, जिसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इन तीनों में से कुछ भी नाम हो, आपको सारा सिलेबस इन सब्जेक्ट्स का इसी ही वीडियोस में आगे मिलता रहेगा, क्योंकि ये तीनों सेम ही हैं। सो आज हम सबसे पहले करने लगे हैं इस लेक्चर में फॉरेन ट्रेड का मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस जो हम करेंगे वो स्पेशली हम रेफर करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सब्जेक्ट हमारा है फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और या इंटरनेशनल बिजनेस, कुछ भी कह लीजिए आप, जिसमें आज हम करने वाले हैं मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो चलिए, और यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूं कि जितना भी आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा और आगे आगे वीडियोस में जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारा मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लेंगे ताकि हम इसको आराम से पढ़ सकें। नोट्स हैं, बहुत ही डीप डीप नोट हैं एंड बहुत ही अच्छे नोट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, और ये एग्जाम रेडी नोट्स हैं। मतलब ये मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस का अगर आपको इकट्ठे क्वेश्चन आ जाए तो ये आप यही क्वेश्चन जाके वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि यूट्यूब वीडियोस को आप पॉज करके, जब मैं आपके लिए स्पेशली ऐसे पेज छोटा करूँगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। इसमें इतना है नहीं मुश्किल कुछ, तो आप नोट साथ साथ में बना सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो फॉरेन ट्रेड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, एंड ये तो मैं आपको बता ही चुका इस कि जो फॉरेन ट्रेड है उसी को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है, रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड का यही मतलब है कि जब भी हम गुड्स, सर्विसेज या कैपिटल को एक्सचेंज करते हैं, किसके साथ, दो या दो से ज्यादा देशों के साथ हम गुड्स, सर्विसेज या कैपिटल को एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं, उसी को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं और उसी को ही हम इंटरनेशनल बिजनेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आगे हम इसी को सिंपल वर्ड्स में करते हैं कि क्या मतलब होएगा इसका। सो सिंपल वर्ड्स, इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस बाय विच अ नेशन बाइज एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इट्स बॉर्डर। सो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसकी मदद से एक पूरा देश जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है और खरीदता है अपने बॉर्डर से बाहर जाकर, यानी दूसरे देशों के साथ। सो क्या कह रहे हैं आगे कि नो नेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड कैन रिमेन कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, कि आज के टाइम में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट यानी कि अपने ऊपर ही निर्भर हो सके। एवरी कंट्री डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर वन रीजन और अनदर, फॉर रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी और फिनिश गुड्स। हर एक कंट्री जो है वो किसी और कंट्री पे डिपेंड करती है, और उसका रीजन कोई भी हो सकता है, चाहे उसने बाहर से रॉ मटेरियल मंगाना हो, चाहे बाहर से उसने मशीनरी मंगानी हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी मंगानी हो, चाहे कोई फिनिश गुड्स ही मंगा के आगे किसी को बेचना हो। सो ये थी फॉरेन ट्रेड की छोटी सी इंट्रोडक्शन, एंड इसका अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन ट्रेड जो है बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करती है हमारी इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। As a developing economy, India requires foreign trade not only for the exchange of goods, but also for transfer of technology, managerial skills and foreign capital. So एक डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि जो एक उभरती हुई, एक तेजी से आगे बढ़ती हुई जो इकोनॉमी है हमारी इंडिया, हमारा देश जो है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, मैं आपको बता दूं, तो इसलिए उसकी इकोनॉमी भी डेवलपिंग ही काउंट की जाती है। सो इंडिया को फॉरेन ट्रेड के लिए सिर्फ गुड्स की एक्सचेंज करना ही उसके लिए फॉरेन ट्रेड नहीं है इंडिया के लिए। और क्या क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मैनेजरियल स्किल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, फॉरेन कैपिटल को भी ट्रांसफर करते हैं फॉरेन ट्रेड के, जिसके साथ हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा आसानी होती है, जिससे हमारा बेनिफिट ही होता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है इसको आप नोट कीजिएगा, इट इज थ्रू फॉरेन ट्रेड दैट इंडिया हैज बीन एबल टू मॉडर्नाइज इट्स इंडस्ट्रीज, एक्सपैंड इट्स मार्केट, अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। क्या कहा गया है यहाँ पे कि फॉरेन ट्रेड की मदद से ही इंडिया आज इतना मॉडर्नाइज कर पाया है अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी मार्केट्स को इतना एक्सपैंड कर पाया है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाया है, और अपने देश के लोगों की जो रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको रेज कर पाया, उसको अच्छा कर पाया। सो ये थी एक हमारी इंट्रोडक्शन, छोटी सी, शायद थोड़ी सी आगे भी होगी, हम सेकंड अपना वो ऐड कर लेते हैं। छोटी सी इंट्रोडक्शन अभी थोड़ी सी और पड़ी है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के ऊपर पहुंच गए हैं। सो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। Since independence, India's foreign trade has undergone a remarkable transformation, कि जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तब से फॉरेन ट्रेड की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया में, वो एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन है।
क्या होता था कि हम पहले प्राइमरी एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, और इंपोर्ट हम करते थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एंड इंडिया अब क्या कर रहा है, इसको अलग से करते हैं। पहले हम सिर्फ क्या करते थे, पहले हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट करते थे। पर अब क्या हो रहा है, इंडिया हैज नाउ इमर्ज्ड एज एन एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंडिया अब क्या हो गया, इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स नहीं एक्सपोर्ट करता, अब वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोडक्ट सॉरी एक्सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। देखिए कितना ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो दिस फॉरेन ट्रेड इज द लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फॉरेन ट्रेड जो है वो इंडियन इकोनॉमी की लाइफलाइन है, लिंकिंग इट विद द ग्लोबल मार्केट्स एंड इंश्योरिंग फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक किया जा गया और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा तेज हो गई। अब हम करेंगे इसका मीनिंग एंड नेचर, दोनों हम इकट्ठे करेंगे, मीनिंग एंड नेचर ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे अब क्या लिखा है मीनिंग में, बड़ा छोटा सा मीनिंग हमने दिया है, ये देखिए। Foreign trade can be defined as the exchange of goods, services, and capital among different countries to fulfill their needs and wants. Foreign trade जो है उसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि foreign trade exchange of goods है, services है, and capital है, तीनों का exchange करता है among different countries, अलग अलग देशों के साथ, ताकि वो खुद की नीड्स और ज़रूरतें पूरी कर सकें। ठीक है, अब इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें है इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंड तीसरा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ओके, सो इम्पोर्ट ट्रेड अब क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड है बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इम्पोर्ट करने का मतलब क्या है कि किसी और देश से हम खुद अपने देश में कोई चीज़ें को इम्पोर्ट करना, ठीक है, खरीदना। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय इंडिया। तो ये था इम्पोर्ट ट्रेड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है गाइस, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज। इंपोर्ट में क्या था, हम चीज़ें खरीदते थे। एक्सपोर्ट में क्या है कि हम बनाई हुई अपनी जो गुड्स हैं और जो हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उसको हम फॉरेन कंट्रीज में, यानी कि बाहर वाले देशों में, बाहर के देशों में बेच सकते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, टी को एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स भी इंडिया से हम बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम थर्ड स्लाइड पर जाते हैं अपनी। दोस्तों ये जो नोट्स हैं काफ़ी काम वाले नोट्स हैं, मैंने बहुत ही शिद्दत से, बहुत आराम से ये नोट्स जो है प्रिपेयर किए हुए हैं। एंड अच्छा रहेगा अगर आप इन्हीं नोट्स से प्रैक्टिस करें, या इन्हीं नोट्स को आप दोबारा लिख के प्रैक्टिस करें तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि समझने के साथ साथ अगर आप खुद एक बार अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और याद करने में भी आपको जल्दी ही याद होगा। सो ये अगला हमारा जो है, मैंने आपको बताया था तीसरा, एंट्री पोर्ट ट्रेड। अब एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, एंट्री पोर्ट ट्रेड का मतलब है इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, किसी और कंट्री से, किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करना, खरीदना, एंड री एक्सपोर्टिंग दैम टू अनदर, एंड उसी इंपोर्ट की हुई गुड्स को हम वही गुड्स दोबारा एक्सपोर्ट करेंगे किसी और देश को। यानी कि हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, उसको हम अपने पास नहीं रख रहे, वो चीज़ खरीद के किसी एक देश से दूसरे देश को हमने बेच दिया। ठीक है, जैसे एक हमें एग्जांपल दी हुई है बहुत बढ़िया, एक इंपोर्ट ऑफ रो डायमंड्स फ्रॉम अफ्रीका एंड द री एक्सपोर्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। अब हमने रो डायमंड को अफ्रीका से इंपोर्ट किया, अफ्रीका से खरीदा और उसको प्रोसेस करके री एक्सपोर्ट कर दिया, किसी भी कंट्री को आप ले लो, सिंगापुर ले लो, ठीक है, किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, फॉरेन ट्रेड प्लेज अ टू वे रोल, इट अलाउज अ कंट्री टू इंपोर्ट what it cannot produce and efficiently and export what it can produce efficiently। तो फॉरेन ट्रेड है एक टू वे रोल जो है प्ले करता है। कैसे कि ये आपको अलाउ करता है, आपकी कंट्री को अलाउ करता है कि आप जो चीज़ नहीं इतनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते, कुछ बना नहीं सकते इतने एफिशिएंटली, आपको आता नहीं है वो चीज़ बनानी, तो आप इंपोर्ट कर लो, या आपको सस्ती पड़ रही है तो आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है, और एक्सपोर्ट वो चीज़ें करो जो आप एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे से बनानी आती है। सो दिस लीड्स टू एन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोट्स ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। सो इससे क्या होता है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से, ऑप्टिमम यानी बढ़िया तरीके से, फुली एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, एंड ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक दूसरे की मदद भी हो सके, एक दूसरे को बढ़ावा हो सके, एक दूसरे के मार्केट को बढ़ाया जा सके, ग्लोबलाइज किया जा सके। सो ऑफ कोर्स फॉरेन ट्रेड डज ग्लोबलाइज द मार्केट ऑफ एनी कंट्री। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यही था इसका वैसे नेचर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया सॉरी, बट या इट इज़ अ नेचर।
import trade, export trade and intra-port trade. This was the nature of foreign trade. अब हम पढ़ेंगे importance of foreign trade in economic development of India. मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि importance हम पढ़ेंगे foreign trade की, special reference with the India, to the India. Okay, so क्या लिखा है यहाँ पे? Foreign trade contributes to almost every sector of the Indian economy. जो foreign trade है इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है. फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन डिटेल. जो हमें नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, जो हमने इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स बनाए हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं इसके इंपॉर्टेंस को इन डिटेल. सो हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो आता है अर्निंग ऑफ वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज. यानी कि इसका अब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. One of the primary advantages of foreign trade is that it enables India to earn foreign exchange through exports. So सबसे प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है फॉरेन ट्रेड का कि ये इंडिया को ये एनेबल करता है ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट्स के थ्रू अर्न कर सके. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है आपको पता ही होगा. फॉरेन एक्सचेंज जैसे हमने कुछ चीज़ें यूएस को बेची तो हमें क्या मिला, यूएस डॉलर्स. हमें इंडियन रुपीज में पैसे नहीं मिले, हमें यूएस डॉलर्स में पैसे मिले, और वो यूएस डॉलर्स ही हमारे लिए एक फॉरेन एक्सचेंज है कि हमने कुछ चीज़ें बेची यूएस डॉलर्स के बदले. ठीक है. दिस फॉरेन एक्सचेंज इज वाइटल फॉर फाइनेंसिंग इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीनरी, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज. तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने इंपोर्ट्स को भी फाइनेंस कर सकें. इसमें मशीनरी भी आती है, पेट्रोलियम आते हैं, कैपिटल गुड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, कोई टेक्नोलॉजी का एडवांस करना, इसमें हमें ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. सॉरी. सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड करेंगे. आगे क्या लिखा है, विच आर इसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Without adequate foreign exchange reserves, India would face difficulties in meeting international payment obligations and maintaining its balance of payments. So अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज ही नहीं होंगे प्रॉपर तो इंडिया डिफिकल्टीज फेस तो करेगा ही. ठीक है. किस चीज़ में डिफिकल्टीज फेस करेगा, जो इंटरनेशनल पेमेंट होती है. ऑफकोर्स अब हर जगह इंडियन रुपीज हमारा नहीं चलता, पर क्या चल सकता है, यूएस डॉलर चल सकता है या कोई भी फॉरेन करेंसी. अगर हम किसी भी देश के साथ मिलते हैं वो एक्सचेंज में हमारे पास होता है, हमारे पास रिजर्व में पड़ा होता है वो एक्सचेंजेस, तो उसको हम यूज़ करके इंटरनेशनल पेमेंट जो हमने बना देनी होती है जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें वो हेल्प करता है. और इसी के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मेंटेन होता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट हम आगे जाके प्रॉपर पढ़ेंगे क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. अभी हम यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पे रहते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, पूरा बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं. सो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल इंडियाज आईटी सेक्टर एंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैव बिकम मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, हेल्पिंग टू स्टेबलाइज द रुपी एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स. सो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है और एक्सपोर्टिंग है इंडिया की सॉफ्टवेयर सर्विसेज की. सो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है सोर्स बन चुका है हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का, जिसके साथ हमें रुपी में भी स्टेबिलिटी मिलती है. रुपी हमारी करेंसी, उसमें स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेबलाइज रहता है रुपी भी. और एक स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व, मैंने आपको अभी रिजर्व के बारे में बताया ना, तो वही जो है फॉरेन रिजर्व हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है. सो गाइस सेकंड हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्शन. यहाँ पे क्या लिखा है, द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज लिमिटेड ड्यू टू लो परचेसिंग पावर. जो डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री की वो लिमिटेड है क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर ही बहुत लो है. फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर इंडियन गुड्स बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज. जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट का साइज बढ़ाने के लिए हेल्प करता है जिससे हम इंडियन गुड्स को नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जाके बेच सकते हैं. प्रोड्यूसर्स कैन नाउ सेल देयर प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर जो हैं वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स अब इंटरनेशनल कंज्यूमर्स को भी बेच सकते हैं, लीडिंग टू मास प्रोडक्शन, जिसके साथ उनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्केल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. For instance, Indian textile, automobile, and pharmaceutical industries have expanded rapidly due to export opportunities in global markets. जैसा कि देखा जाए जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड अब बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको एक्सपोर्ट करने की. फॉरेन ट्रेड इसी में तो हेल्प करता है. तो आगे हमारा पॉइंट है लार्ज मार्केट ऑल्सो एनकरेजेस प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट. अब जब हम इतनी बड़ी मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल जाके आप अपनी चीज़ें खरीद और बेच रहे हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स को भी इनकरेज करता है ताकि वो अपनी क्वालिटी को रिड्यूस करें, सॉरी क्वालिटी को इम्प्रूव करें एंड अपने खर्चे को कम करें, कम से कम खर्चे में बनाएं. आगे हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. अब इसके पॉइंटर्स हम देख लें क्या लिखे हैं.
एक्सप्लेनेशन देख लें। फॉरेन ट्रेड इज अ पावरफुल इंजन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड एक पावरफुल इंजन की तरह काम करता है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। Imports of modern machinery, raw materials helps in setting up new industries and modernizing existing ones. अब इम्पोर्ट्स हमें कैसे मदद करते हैं? इम्पोर्ट जब हम किसी नई मशीनरी का, मॉडर्न मशीनरी का, नए ज़माने की मशीनरी का इम्पोर्ट करें, नए ज़माने के हम रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट करें, तो वही हमें आगे जाके हेल्प करते हैं ताकि हम नई इंडस्ट्रीज़ को बना पाएँ और पुरानी वाली इंडस्ट्रीज़ को हम और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ कर पाएँ। Export opportunities encourage Indian entrepreneurs to establish export-oriented industries, particularly in sectors like electronics, automobiles, chemicals, and engineering goods. सो एक्सपोर्ट्स की जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, वही तो एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करती हैं, ताकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश कर सकें। पर्टिकुलरली इन्हें मैं सेक्टर्स भी बताए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। एज इंडस्ट्रीज ग्रो, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करती हैं, वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, इनकम जनरेट करती है और एक ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी ग्रो करती हैं, जिसके साथ हमारी पूरी इकोनॉमिक को ही फायदा होता है। अगला वाइस पॉइंट हमारे पास है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कम रिसोर्सेज हम यूज़ करें, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली, क्योंकि आपको पता होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो तेज़ी से खत्म हो रहे हैं। सो हम कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली उन्हें हम यूज़ करें। सो ये पढ़ते हैं। एवरी कंट्री हैज सर्टेन नेचुरल एडवांटेजेस, सम हैव अबंडेंट मिनरल्स, others have agricultural resources और human capital. हर एक कंट्री के पास एक नेचुरल एडवांटेजेस कोई ना कोई तरीके की रहती हैं। किसी के पास अबंडेंट मिनरल्स रहते हैं, तो किसी के पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज रहते हैं या ह्यूमन कैपिटल रहती है। फॉरेन ट्रेड इनेबल्स इंडिया टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉरेन ट्रेड जो है वो इंडिया को इसलिए यही इनेबल करती है ताकि वो गुड्स के प्रोडक्शन को एक स्पेशलाइज कर सके, इन विच इट हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज, जिससे हमें ही एडवांटेज होगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, आईटी सर्विसेज है, टेक्सटाइल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, एंड इंपोर्ट गुड्स दैट आर लेस एफिशिएंटली प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, एंड उन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकें जिसको हम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, हम दुबई से मंगाते हैं, हैवी मशीनरी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस स्पेशलाइजेशन इंश्योर्स दैट द कंट्रीज रिसोर्सेज आर यूज्ड मोस्ट एफिशिएंटली। सो जो स्पेशलाइजेशन है यही इंश्योर करती है ताकि कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं वो मोस्ट एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। कैसे होते हैं मोस्ट एफिशिएंटली यूज़? जिस कंट्री को जो चीज़ करनी आती है, अगर वो ही करे, वो ही जानती है ना इसको कैसे यूज़ करना है। अगर हम क्रूड ऑयल बनाना शुरू कर दें, तो ऑफ कोर्स हमारी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जिससे क्रूड ऑयल बनता है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होगा, क्योंकि हमें आता ही नहीं है अभी बनाना। आता होगा ऑफ कोर्स किसी ना किसी को, बट या तो खर्चा ऑफ कोर्स उनको वही चीज़ें आ गई ना कि उनको यूज़ नहीं अभी एफिशिएंटली करना आता, रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। और अगर हम मोस्ट एफिशिएंटली उनको यूज़ करें, मतलब जिस जिस कंट्री की जो जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से काम करें, तो मोस्ट एफिशिएंटली यूज़ होंगे नेचुरल रिसोर्सेज, एंड यही रिजल्ट में आपको देंगे प्रोडक्टिविटी व्हिच वुड बी हायर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड सॉरी इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड जीडीपी। फॉरेन ट्रेड की मदद से ही हमारी जो नेशनल इनकम और जीडीपी है वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। फॉरेन ट्रेड कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, उसमें कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्टली। व्हेन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, जब भी एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया जाता है, इंडस्ट्री जो है वो हायर कैपेसिटी पे ऑपरेट की जाती है। सो ये क्या करती है, जॉब्स क्रिएट करती है, दिस क्रिएट्स जॉब एंड इनकम, और इनकम भी क्रिएट करती है, रेजिंग बोथ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जिससे कि नेशनल इनकम भी बढ़ती है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, ठीक है। India's economic growth since the liberalization of 1991 has been closely linked to the growth in industrial international trade, particularly in software exports, IT-enabled services, and manufacturing. तो जब से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है सिंस द लिबरलाइजेशन ऑफ 1991, आपको पता होगा कि एलपीजी आई थी, तो तब से लेके जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी ग्रोथ क्लोजली लिंक्ड हो चुकी है। पर्टिकुलरली कुछ कुछ जो है सेक्टर्स हमारे, जैसे कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना, आईटी के रिलेटेड जो सर्विसेज हैं और मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हमें फॉरेन ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सो सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लीड्स टू लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें एक्सपेंशन आता है, यानी कि वो अपने आप को अपना इंडस्ट्री जो है वो अपना स्केल बढ़ाती है,
उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लार्ज स्केल पर आती हैं। जॉब्स आर क्रिएटेड नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो इन सपोर्टिंग सेक्टर्स। जॉब जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं क्रिएट होती, सपोर्टिंग सेक्टर में भी क्रिएट होती हैं, जैसे कि बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, शिपिंग में, वेयर हाउसिंग में एंड लॉजिस्टिक्स में। एग्जाम्पल दी गई है कि इंडियन टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय मिलियंस ऑफ पीपल, स्पेशली वुमेन, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल डिमांड। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में लाखों लोग जो हैं वो उसको एम्प्लॉय किया जाता है, और स्पेशली उसमें रहती हैं वुमेन, लड़कियां, औरतें, क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड ज़्यादा है इस इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। दस फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इसी से फॉरेन ट्रेड से ही हमें हेल्प होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकें एंड पॉवर्टी को भी हटा सकें। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी इम्प्रूव होता है। कैसे होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कंट्री में होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सबका रिकॉर्ड रखता है। When exports increase, जब भी एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, the current account position improves, reducing the trade deficit. जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट पोजीशन होती है वो इंप्रूव हो जाती है, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो जाता है। फेवरेबल बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन स्ट्रेंथन्स द कंट्रीज करेंसी। क्या करती है? कंट्री की करेंसी यानी जो हमारा रुपया है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, एंड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है और बढ़ाती है। इन इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड। इंडिया में जो एक्सपोर्ट की प्रमोशन पॉलिसीज हैं उसको भी अडॉप्ट किया जाता है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, ताकि हम खरीदें कम और बाहर बेचें ज़्यादा, एंड मेंटेन अ सस्टेनेबल एक्सटर्नल पोजीशन, ताकि एक्सटर्नल पोजीशन भी हम एक सस्टेनेबली मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट गाइस हमारे पास आ जाता है एनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर जो है और जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट को भी ये फॉरेन ट्रेड एनकरेज करता है। कैसे करता है वो हम आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर प्लेज वाइटल रोल इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स। आपको पता है एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। Most of the percentage of Indian economy comes with the agriculture, if you know. So agriculture plays vital role in India's export. Agriculture जो है इंडिया के एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स a wide range of agricultural and allied products such as tea, coffee, rice, spices, fruits, vegetables, cotton and sugar. सो इंडिया बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में एग्रीकल्चर और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, चावल, मसाले, सब्जियां, फल, कॉटन यानी कि रुई, शुगर यानी कि चीनी, वो सारा कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है। Foreign trade not only brings income to farmers but also helps them adopt modern agriculture techniques due to exposure to global markets. Foreign trade सिर्फ इसी में नहीं हेल्प करता कि फार्मर्स को इनकम मिल जाती है, नहीं, उनको मॉडर्न एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने में भी हेल्प करता है, ताकि क्योंकि उनको ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपोजर मिल जाता है, इसलिए वो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। एज रूरल इनकम राइज, जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ती है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब धीरे धीरे अगर रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की इनकम बढ़ेगी, सो ऑफ कोर्स वो ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काम आएगी, जिसमें डेवलपमेंट किसकी? रूरल डेवलपमेंट। अगला पॉइंट गाइस हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉरी। To facilitate trade, India has developed extensive transportation and communication networks including ports, airports, roads and railways. ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया है, कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी डेवलप किया है, जिसमें पोर्ट्स आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं, रोड्स आते हैं और रेलवेज आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन्स EPZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs and industrial corridors has further promoted infrastructure development. So guys, जैसे जैसे हमने EPCs और SEZs को एस्टेब्लिश जैसे जैसे हमने EPCs और SEZs को एस्टेब्लिश किया,
जो हमने ईपीसीज और एससीजीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को एस्टैब्लिश किया, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आगे और प्रमोट हुई। दिस डेवलपमेंट बेनिफिट्स नॉट जस्ट ट्रेड बट ऑल्सो अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और इस डेवलपमेंट ने सिर्फ ट्रेड को ही नहीं बेनिफिट करा, इकोनॉमी के और भी सेक्टर्स हैं जिसको इससे मदद मिली है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल एडवांसमेंट। फॉरेन ट्रेड एक्सपोजेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू इंटरनेशनल कंपटीशन। फॉरेन ट्रेड की मदद से क्या होता है, जो हमारे देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हमारे देश के प्रोड्यूसर्स होते हैं, देश के प्रोड्यूसर्स नहीं मतलब जो इंडस्ट्रीज में हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको फॉरेन में बिजनेस करने का, कम्पीट करने का मौका मिलता है। और ग्लोबल मार्केट में बने रहने के लिए इंडियन फर्म्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है, बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं और एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। And imports of advanced machinery and technical collaborations with foreign firms enhance productivity and quality. और जब हम एडवांस मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, टेक्निकल कोलैबोरेशन करते हैं फॉरेन फर्म्स के साथ, उससे हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। दिस ट्रेड बिकम्स अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और इसी की मदद से जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है मॉडर्नाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। बाय इंपोर्टिंग एसेंशियल गुड्स ड्यूरिंग शॉर्टेज सच एज ऑयल, व्हीट और फर्टिलाइजर्स। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, शॉर्टेज के समय पर जब हम उसका इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, व्हीट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, इंडिया कैन स्टेबलाइज डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। इससे क्या होगा कि इंडिया जो है अपने डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकती है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकती है। Similarly, exporting surplus goods during excess production prevents prices crashes in the domestic market. उसी हिसाब से अगर हम बहुत ज़्यादा गुड्स जो है बना लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि प्राइस के क्रैशेस ना हो डोमेस्टिक मार्केट में, चीज़ों के भाव गिरे ना। Therefore, foreign trade helps in maintaining price stability within the economy. चाहे इंपोर्ट करो ज़रूरत के समय चीज़ें ताकि प्राइस स्टेबलाइज कर सकें, या चाहे ज़्यादा प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट करें ताकि प्राइस क्रैश ना हो, दोनों ही चीज़ों में फॉरेन ट्रेड हमें हेल्प करता है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिलेशंस। ये हमारा शायद लास्ट में 13 पॉइंट है गाइस, आगे ये 2 पॉइंट ही रह गए हैं। Foreign trade builds economic interdependence among nations, which promotes peace and mutual understanding. फॉरेन ट्रेड जो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है नेशंस के बीच में बनाए रखता है या बनाता है, जिसकी मदद से पीस प्रमोट होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंट्रीज की आपस में प्रमोट होती है। इंडिया हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस विद द यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, एशियन नेशंस एंड अदर्स। इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है अपने रिलेशंस कर लिए हुए हैं, ट्रेड रिलेशंस विद यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड और भी जो एशियन नेशंस हैं उनके साथ। दीज रिलेशंस गो बियॉन्ड ट्रेड, और ये जो रिलेशंस जो है वो ट्रेड से आगे भी हैं। दे एक्सटेंड टू कल्चरल एक्सचेंज, कल्चर भी एक्सचेंज होता है इनमें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी होती है। दिस ट्रेड स्ट्रेंथन्स इंडियाज ग्लोबल पोजीशन एंड डिप्लोमेटिक टाइज। ये फॉरेन ट्रेड जो है ये इंडिया की ग्लोबल पोजीशन एंड डिप्लोमेटिक टाइज भी स्ट्रेंथ करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन द रिलीजन कहाँ से आ गया, रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटीज। Export-oriented industries are often set up in backward regions to take advantage of cheap labor and raw materials. जो export-oriented industries होती हैं वो often यानी कि अक्सर सेटअप होती हैं बैकवर्ड रीजन्स में ताकि उन्हें सस्ते से सस्ता लेबर मिल सके और सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल मिल सके। दिस हेल्प्स इन रीजनल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लेस डेवलप्ड एरियाज। इससे ये हेल्प होती है कि जो रीजनल डेवलपमेंट है वो हो जाती है कि जॉब्स क्रिएट होने शुरू हो जाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू हो जाता है लेस डेवलप्ड एरियाज में। और हमारी जो लास्ट स्लाइड है अब यहाँ पे ऐड होगी। इसकी एक एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई है। कोस्टल स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड गुजरात हैव सीन रैपिड डेवलपमेंट टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। कोस्टल स्टेट्स यानी कि जो समुद्र के साथ लगती स्टेट्स हैं, हमारी तमिलनाडु और गुजरात, इनमें रैपिड डेवलपमेंट हमने देखी है क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो कोस्टल स्टेट्स हमारे जो यानी कि समुद्र के साथ हमारी स्टेट्स लगती हैं तमिलनाडु और गुजरात, उसमें एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट देखी है क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज का नेचर एक्सपोर्ट नेचर है, वो एक्सपोर्ट्स करते हैं।
सो अब यहाँ पे हमारा मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है और इस क्वेश्चन को अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। इसकी समरी एक बार देख लेते हैं, जिसको आपको लिखना ही लिखना है एग्जाम में, आपको हेल्प होगी नंबर लेने में, क्योंकि इसका एक अलग से नंबर होता है। सो अब हम करेंगे कंक्लूजन। Foreign trade has become a driving force of India's economic development. It acts as a bridge between domestic and international markets, ensuring the flow of goods, services, capitals and technology. Foreign trade जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है और एक ब्रिज बनाता है ताकि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सके और गुड्स का फ्लो, सर्विसेज का फ्लो, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी का फ्लो बना रहे। By promoting industrialization, employment and modernization, foreign trade contributes directly to the rise in national income and standard of living. वही फिर से बात सेम आ चुकी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन को जैसे जैसे ये बढ़ावा देता है फॉरेन ट्रेड, ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कि नेशनल इनकम भी बढ़े और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। सो इन अ ग्लोबलाइज्ड एरा, नो इकोनॉमी कैन ग्रो इन आइसोलेशन। कोई भी कंट्री खुद से ग्रो नहीं कर सकती। इंडियाज प्रोग्रेस इज in sectors like information technology, pharmaceuticals, engineering, goods and agriculture has been closely linked with its trade performance. So इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो कुछ सेक्टर्स में, सो यस यहाँ पे सेलेक्टर्स नहीं आना, यहाँ पे सेक्टर्स आना है। सो इसको ठीक कर लेना। प्रोग्रेस मैं भी कहूँ, सेलेक्टर्स कहाँ से आ गया? इंडियाज प्रोग्रेस इन सेक्टर्स, हाँ कौन से सेक्टर्स? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, गुड्स एंड एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है ट्रेड परफॉर्मेंस से। सो देयरफॉर टू सस्टेन accelerate economic growth, India must continue to promote export, diversify its trade partners and strengthen its competitiveness in the world market. So बने रहने के लिए मार्केट में और इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की बढ़ोतरी तेज करने में, सो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना तो पड़ना ही है और इसको ट्रेड पार्टनर्स की डाइवर्सिफाई करना चाहिए एंड competitiveness अपनी वर्ल्ड मार्केट में स्ट्रेंथन करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। सो इन शॉर्ट, फॉरेन ट्रेड इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फॉरेन ट्रेड सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, इट इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोसेस एंड ग्लोबलाइजेशन फॉर द कंट्री। ये एक रीढ़ की हड्डी है हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए और ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारे देश की। ठीक है, सो गाइस ये है हमारे पूरा फॉरेन ट्रेड का मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ लग गया होगा एंड दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर। माफ करना अगर आपको कुछ गलत लगा हो। ऑफ कोर्स अब मैंने कभी पढ़ाया नहीं है किसी को, कभी कोई ट्यूशन नहीं ली, सो ये मेरी पहली एक टीचिंग वीडियो भी है। सो आगे आगे मैं और इम्प्रूव करूँगा ऑफ कोर्स। सो मुझे जितना आता था पढ़ाना मैंने आपको पढ़ाया और मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैंने कैसे पढ़ाया। थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं मुझे, आई नो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था मैं वीडियो बनाते बट या वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और नोट्स बना लीजिएगा या नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको एक एक करके ये सारे पेजेस दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ बना के रख लीजिए, आपको ये आगे हेल्प करेगा एग्जाम्स में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।